की तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को पीएफआई और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों को बताया है। सीएम शर्मा ने क्या किया पलटवार, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है। बेंगलुरु में कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के साथ की है। साथ ही इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात की। कांग्रेस के इस घोषणा पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को पीएफआई और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों का घोषणा पत्र बताया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई पर पहले से ही प्रतिबंध है। सिद्धारमैया सरकार ने पीएफआई के मामले में वापस लिए, इसलिए वह कह रहे हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए वे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। कांग्रेस कह रही है कि पीएफआई यह नहीं कह सकता कि हम बदला लेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र पीएफआई और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के घोषणा पत्र जैसा दिखता है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। घोषणा पत्र के मुताबिक कांग्रेस ने कहा है कि अगर उन्हें सत्ता पर काबिज होने का अवसर मिला तो वे बजरंग दल और पीएफआई जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा देंगे। हमारी पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदाय के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्ति और संगठनों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ऐसे किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्यवाही करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान खड़गे, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और डॉक्टर परमेश्वर जी सहित पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। क्या की कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में घोषणा, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें पुरानी पेंशन बहाल करने वाला वादा किया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5 गारंटियां गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्ना भाग्य, युवा निधि और शक्ति को दोहराया है। बेंगलुरु के होटल संगरीला में घोषणा पत्र को लॉन्च करने के दौरान कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर परमेश्वर जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। आइए जानते हैं कि कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में क्या घोषणाएं की है। आइए जानते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है खास। पुलिस वालों को नाइट ड्यूटी के बदले में हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी 11,500 से बढ़ाकर 15,000 करने का वादा। 2006 के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। बीजेपी की तरफ से पास किए गए सभी जन विरोध कानून को 1 साल के अंदर वापस लिया जाएगा। किसान विरोधी कानून वापस लेने का वादा। अगले 5 सालों में किसान कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपए, किसानों के लिए दिए जाने वाले लोन को 3% ब्याज दर पर बढ़ाकर 3 लाख से 10 लाख देने का वादा। बता दें कि 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में 10 मई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। ताकि तो ओडिशा में ओबीसी सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुरू हुआ ये सर्वे 27 माह तक चलने वाला है। इस सर्वे के जरिए पिछड़ेपन की सामाजिक और शैक्षणिक स्थितियों का जायजा लिया जाएगा। बिहार के बाद ओडिशा देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां पर ओबीसी सर्वे किया जा रहा है। किंतु देश में मंडल बनाम बीजेपी का मंडल से डरती है। बीजेपी में अब चिंता का माहौल खड़ा हुआ है। आखिर क्यों, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। बिहार के बाद अब ओडिशा में भी बीजेपी के लिए चिंता की स्थिति है, क्योंकि ओबीसी जातियों का जनसंख्या सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। नवीन पटनायक सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना नहीं बल्कि एक सर्वेक्षण है, बल्कि वास्तव में ओबीसी जाति के लोगों की संख्या की गणना की जा रही है। 1 मई से शुरू हुआ सर्वे 27 मई तक चलेगा। ओडिशा में कराए जा रहे ओबीसी सर्वे से 208 ओबीसी जातियों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का सही आकलन होगा। उसी के आधार पर उनके लिए विकास योजनाएं लागू की जाएगी।
बीजेपी को चिंता है कि अन्य गैर बीजेपी राज्य भी इस नीति का पालन करेंगे। इससे 1990 के दशक में मंडल बनाम कमंडल की स्थिति फिर से लौट आएगी। इस सर्वेक्षण के माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों की जनसंख्या की गणना की जाएगी कि ओबीसी परिवार में कितने सदस्य हैं, ये सदस्य घर में कैसे रहते हैं, कितनी आय भी सर्वेक्षण में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तमान निर्देशालय यानी ईडी की ओर से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में दिल्ली की शराब घोटाले की जांच की आंच अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा तक पहुंचती नजर आ रही है। ईडी की इस चार्जशीट में क्या बड़े खुलासे हुए हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की ओर से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा तक पहुंचती नजर आ रही है। ईडी के इस चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आबकारी नीति मामले में अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम सामने आया है। ईडी की चार्जशीट के अनुसार मनीष सिसोदिया के पीएमसी अरविंद ने अपना बयान में राघव चड्ढा का नाम दिया है। चार्जशीट के अनुसार सी अरविंद ने अपने बयान में कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर एक बैठक हुई थी, जिसमें राघव चड्ढा पंजाब के एक्साइज कमिश्नर, आबकारी अधिकारी और विजय नायर मौजूद थे। चार्जशीट में राघव चड्ढा के नाम का जिक्र है, हालांकि आरोपी के तौर पर नाम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सोमवार को कहा कि भगवान बहुत बुरी तरह से बदला लेता है। मैंने इंदिरा गांधी का जमाना देखा है। कांग्रेस का नाम देकर अनौपचारिक दृष्टि से आजम खान ने क्या मोदी पर लगाया निशाना, देखते हैं इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की नेहरू गांधी वंश पर की गई टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। रामपुर नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव में सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए आजम ने कहा, मैंने इंदिरा गांधी का युग देखा है। राजीव गांधी के पास सबसे ज्यादा सांसद थे, लेकिन उनके शरीर का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। संजय गांधी जैसे लोग आसमान में उड़ते हैं, लेकिन टुकड़ों में नजर आते हैं। सरकार बदलते ही हालात बिगड़ जाते हैं। माना जाता है कि आजम खान ने नरेंद्र मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से हमला बोला है। वर्तमान में भाजपा नेता हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा बहुमत में है, लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप से कहा है कि भविष्य में वे बिखर जाएंगे। तो देश की सबसे बड़ी कुर्सियों पर बैठकर पार्लियामेंट की जीत और विधानसभा की जीत के बारे में ये कह चुके हैं कि हमने रामपुर भी जीत लिया। रामपुर वालों, 150 करोड़ के हिंदुस्तान में तुम्हारे रामपुर की सीट का जिक्र हिंदुस्तान के वजीर आजम ने किया है। तुम्हारी यह हैसियत। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बुलाई गई तवई के बाद आजम खान यूपी रामपुर में अपना दबदबा कायम करने की फिराक में है। उनके पास शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वराज चुनावों में सपा को हराकर यह साबित करने का मौका है कि उनका प्रभुत्व स्थायी है। ब्यूरो रिपोर्ट। मंत्री मेनका गांधी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बीजेपी सांसद मेनका गांधी संभल कर चलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसी बीच उनका पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाती है। लोगों ने ट्विटर पर उठाए विकास के नाम पर सवाल, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। भाजपा सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर में नगर निकाय चुनाव का प्रचार करने के लिए घासी जंग वार्ड पहुंची थी। मेनका गांधी के उतरकर कार्यक्रम स्थल की ओर जाने लगी, लेकिन इसी दौरान बारिश की वजह से हुए कीचड़ की वजह से वो बहुत संभल कर चलते हुए दिखाई देती थी। इसी दौरान अचानक मेनका गांधी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। एक यूजर ने इस घटना का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। संतोष ने अपने प्रोफाइल के इंट्रो में खुद को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया है। संतोष ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा के विकास का घड़ा अब भरकर छलकने लगा है। सुल्तानपुर में बीजेपी सांसद मेनका गांधी कीचड़ में फिसल कर गिरी। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई। सुल्तानपुर में दिन भर झमाझम बारिश हुई। देर शाम अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद मेनका गांधी घासीगंज वार्ड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। इसी दौरान वो कीचड़ में फंसकर गिर गई। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव कराए जाएंगे, जबकि मतगणना 13 मई को एक साथ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती लोकप्रियता और इस्तेमाल के कारण दुनिया भर में सरकारें चिंतित है और नियम कायदे बनाने में जुटी हुई है। इसी में यूरोपीय संघ का कानून इस साल ही आ सकता है। देखते हैं इस रिपोर्ट को। इस साल यूरोपीय संघ में एक समझौता हो सकता है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमाएं तय करने के लिए कायदे कानून बनाए जाएंगे। यूरोपीय संघ में तकनीकी से जुड़े नियमों के लिए जिम्मेदार मार्गरेट वेस्टागेर ने कहा कि यह कानून आर्टिफिशियल से जुड़ा दुनिया का पहला कानून होगा। पिछले हफ्ते यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट के मसौदे पर शुरुआती सहमति बनी थी। इस मसौदे पर 11 मई को यूरोपीय संसद में वोटिंग होनी है। इसके बाद सदस्य देशों और यूरोपीय आयोग के साथ मिलकर बिल के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेज उभार और जिंदगी के हर पहलू पर इसके व्यापक असर के कारण दुनिया भर की सरकारें इससे जुड़े नियम बनाने पर विचार कर रही है। वेस्टागर कहती है कि एआई का गलत इस्तेमाल कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा, हम ये नियम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर खतरनाक रूप से एआई का गलत इस्तेमाल होता है तो इसके खतरों से निपटना कहीं ज्यादा महंगा और नुकसानदायक हो सकता है। यूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दशकों से मौजूद है और इस क्षेत्र में गहन शोध हो रहा है, लेकिन पिछले साल ओपन एआई नामक कंपनी द्वारा जारी चैट जीपीटी और मिडजर्नी जैसे सॉफ्टवेयर आम जीवन में भी क्रांतिकारी रूप से लोकप्रिय हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर विनर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर AR रहमान को पुणे में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान गाना गाने से रोक दिया गया। रहमान पुणे के राजा बहादुर मिल एरिया में स्टेज शो कर रहे थे, तभी पुलिस वाले आए और स्टेज पर जाकर उनसे प्रोग्राम बंद करने को कहा। क्या थी वजह, क्या हुआ AR रहमान का रिएक्शन, देखते इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। ऑस्कर विनर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर AR रहमान को पुणे में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान गाना गाने से रोक दिया गया। रहमान पुणे के राजा बहादुर मिल एरिया में स्टेज शो कर रहे थे, तभी पुलिस वाले आए और स्टेज पर जाकर उनसे प्रोग्राम बंद करने को कहा। पुलिस का कहना था कि रात के 10 बज रहे थे और रहमान ने उसके बाद भी अपना लाइव प्रोग्राम बंद नहीं किया था। ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से रात 10 बजे के बाद प्रोग्राम करने की परमिशन नहीं ली गई थी। इसी के देखते हुए सिंगर के लाइव कॉन्सर्ट को बीच में ही रुकवा दिया गया। पुणे पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, AR रहमान इस म्यूजिक कॉन्सर्ट में अपना आखिरी गाना गा रहे थे। शायद उन्हें समय का पता नहीं चला होगा। वहां मौजूद हमारे पुलिस के जवानों ने उन्हें एक मैसेज दिया कि 10 बजे से ज्यादा हो गया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक बिना परमिशन के 10 बजे के बाद कोई भी लाइव प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। AR रहमान ने इस लाइव कॉन्सर्ट की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने इन तस्वीर के साथ लिखा, कल रात मिले आप सभी के प्यार और उत्साह के लिए धन्यवाद। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट था। इसमें कोई शक नहीं कि पुणे शास्त्रीय संगीत का घर है। मैं आप सभी के लिए एक बार फिर गाने जरूर आऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो IPL 2023 में विराट कोहली और गौतम गंभीर आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर बहस हुई। यह बहस इतनी तीखी हुई कि बाकी खिलाड़ियों और स्टाफ को भी बीच बचाव के लिए आना पड़ा। इसके वीडियो और फोटोज काफी वायरल हो रहे हैं। यह मामला बेंगलुरु के खिलाफ लखनऊ टीम की हार के बाद हुआ। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 में एक बार फिर विराट कोहली और गौतम गंभीर को आपस में भिड़ते हुए देखा गया। यह सारा मामला सोमवार को हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स मैच के बाद हुआ। मुकाबले में बेंगलुरु ने लखनऊ को उसी के घर में 18 रनों से शिकस्त दी। मैच जीतने के लिए बेंगलुरु टीम ने लखनऊ को 127 रनों का टारगेट दिया था। इसके जवाब में KL राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ की टीम 108 रन पर ही सिमट गई। मैच के बाद सभी खिलाड़ी आपस में मिल रहे थे। इसी दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। यह बहस इतनी तीखी हुई कि बाकी खिलाड़ी और स्टाफ को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। इसके वीडियो और फोटोज काफी वायरल हो रहे हैं। कोहली और गंभीर के बीच IPL 2013 सीजन में भी जमकर लड़ाई हुई थी। तब गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे, मगर इस बार वो लखनऊ टीम के मेंटर है, जबकि कोहली बेंगलुरु टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।